आशा करता हूँ आप सब लोग एकदम मजे में होंगे। तो आज हम करेंगे हमारा सेकंड पार्ट किस चीज के रिगार्ड में, जो भी चेंजेस हमने बीएनएसएस के अंदर देखे हैं जो सीआरपीसी में हमको नहीं मिले थे। ठीक है, तो हमने उसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया, सेकंड पार्ट हम करेंगे। अब ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों जरूरी है, एक बार उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। हालांकि हमने लास्ट क्लास में भी करा था, लेकिन अब भी कर लेते हैं। देखो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए क्लियर है, इसलिए जरूरी है क्योंकि भाई देखो, चाहे आप सीआरपीसी पढ़ो चाहे आप बीएनएसएस पढ़ो, सीआरपीसी और बीएनएसएस में कुछ कुछ चेंजेस है। बाकी जो पूरा ट्रायल है, पूरा जो प्रोसीजर है, जो स्ट्रक्चर है, वो लगभग सेम सा है, लेकिन कहीं कहीं पर कुछ कुछ चेंजेस आपको देखने को उस रिगार्ड में मिल जाएंगे। तो अगर वो चेंजेस हमने पढ़ लिए, अगर वो चेंजेस हमने पढ़ लिए और ये चीज एक तो पढ़ लिए कि भाई क्या क्या चेंजेस बीएनएसएस के अंदर किए गए हैं सीआरपीसी में जो नहीं थे, एक वो पढ़ लिया। दूसरी चीज अगर हमने जान ली कि क्या क्या सीआरपीसी के अंदर से अब हटा दिया गया है, ठीक है, हटाकर बीएनएसएस के अंदर वो चीज हमें नहीं मिली, अगर ये दो चीज हमने पढ़ ली, तो उसके बाद फिर हम चाहे सीआरपीसी पढ़े चाहे बीएनएसएस पढ़े, वो बात एक सेम सी हो जाएगी, क्योंकि एटलीस्ट हमें चेंजेस के बारे में पता लग जाएगा। तो वही चीजें हम इस वीडियोस के अंदर क्लियर कर रहे हैं। फर्स्ट जो हमारी क्लास थी फर्स्ट पार्ट की, वो हमने कर ली थी। आप जाना प्लेलिस्ट के अंदर, आपको वहां से जाकर क्लास का सारा कुछ मिल जाएगा। तो भाई हमने 17 पॉइंट तक कर लिए थे, अब हम करेंगे हमारा 18 पॉइंट जो बात करता है। देखिए, सेक्शन 63 जो बीएनएसएस का है, उसने एक चीज और लाई, क्या लाई कि जो समन इश्यू होते हैं, पहले क्या होता था, समन की सर्विस कराना काफी ज्यादा मुश्किल होता था, क्योंकि फिजिकली भेजते थे, कई बार जो अक्यूज्ड है वो लेता नहीं था, लेने से समन मना कर देता था, या फिर विटनेस को समन दिया जाता था तो लिखा था कि भाई सर्विस नहीं हुई, उसको नहीं मिला। तो ऐसे में अब क्या करा है, क्योंकि मोबाइल फोन हर एक के पास होते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में समन भेजा जाएगा, ताकि उसके ईमेल एड्रेस पे भेज सके या उसके फोन नंबर पे व्हाट्सएप के थ्रू वगैरह भेज सके, तो उसको सर्विस हो जाएगी समन की। तो वो जो खर्चा आता था ना, इतना टाइम खराब होता था कि भाई भेजा नहीं लिया, वापसी कर दिए जी उस एड्रेस पे, तो अब वो रहता नहीं जी, वो तो कहीं चला गया, तो वो काफी दिक्कतें का सामना देखना पड़ता था। तो इसलिए सेक्शन 63 ने ये अलाउ कर दिया कि भाई आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी समन भेज सकते हो। उस समन पे क्या क्या होगा, एक तो कोर्ट की जो भी सील वगैरह होगी, ठीक है, जो स्टैंप होती है वो लगी होगी, जज साहब के डिजिटल सिग्नेचर होंगे उस वाले समन पे, ठीक है। और आपका सेक्शन 70 जो है वो ऑलरेडी अलाउ कर रहा है कि समन जो है इलेक्ट्रॉनिक मींस के थ्रू सर्विस आप करा सकते हैं, सर्विस ऑफ समन, ठीक है। 63 क्या कहता है, वो कहता है इशू कर सकते हैं, लेकिन क्या क्या कंडीशन है, एक तो समन के ऊपर कोर्ट की स्टैंप होनी चाहिए और जज साहब के डिजिटल सिग्नेचर होने चाहिए उस पर, ठीक है। और इसी के साथ सेक्शन 64 में भी एक ड्यूटी दे दी, क्या ड्यूटी दे दी, पुलिस स्टेशन और कोर्ट का जो भी ऑफिसर होगा, ठीक है, पुलिस स्टेशन और कोर्ट का ऑफिसर वो क्या करेंगे, वो जो भी पर्सन होगा जिसको भाई समन करने होंगे फ्यूचर में, या जो भी केस से रिलेटेड होगा, उसकी वो सारी डिटेल मेंटेन करने का एक रजिस्टर रखेंगे, ठीक है। अपने रजिस्टर के अंदर वो उस पर्सन का एड्रेस, उसका ईमेल एड्रेस, उसका फोन नंबर, सारी मतलब एक तरह से डिटेल वगैरह अपने पास वो रखेंगे। सेक्शन 64 इस बारे में कहता है, पुलिस ऑफिसर की भी ड्यूटी इसमें है, और कोर्ट का जो स्टाफ होता है उसकी भी ड्यूटी इसमें लगा दी गई है कि भाई आपको सारी डिटेल, क्यों, मान लीजिए फोन नंबर होगा जब तो आप व्हाट्सएप के थ्रू या अदर इलेक्ट्रॉनिक मींस के थ्रू उसको भेज पाएंगे, ऐसी ईमेल एड्रेस आपके पास होना चाहिए। एड्रेस तो होता ही है खैर, लेकिन ईमेल एड्रेस और फोन नंबर वगैरह होगा तो आप इजिली समन की सर्विस करा सकोगे। तो जो वो एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट होता है, वो एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट अब नहीं होगा। ये चीज क्लियर हो गई। चलिए अब आते हैं हमारे 19 पॉइंट पे। देखो भाई, 19 पॉइंट क्या कहता है, पहले क्या था, जो सर्विस ऑफ समन जो होती थी, मान लीजिए घर पे समन आया है, तो समन ना हमेशा एडल्ट मेल मेंबर को ही दिया जाता था, फीमेल वगैरह को नहीं दिया जाता था, सर्विस नहीं मानी जाती थी समन की।
हालांकि समन तो पहली चीज है उस पर्सन को दिया जाता है जिसके लिए समन है। वो 1% मान लीजिए वो बंदा ऑफिस गया है या आउट ऑफ सिटी है, कंट्री है, XYZ, वो पर्सन अवेलेबल नहीं है उस टाइम पे समन लेने के लिए। तो ऐसे में कोई भी उसकी फैमिली का एडल्ट मेल मेंबर होता था, उसको समन दे के सर्विस मान ली जाती थी कि भाई समन की सर्विस हो गई है, समन उस तक पहुंच गया है। ठीक है। अब क्या हो गया यहां पर ना, जेंडर को इक्वालिटी के बिहाफ पे देखते हुए, ठीक है, कोई भी डिस्क्रिमिनेट ना हो, इसलिए एडल्ट मेंबर मेंशन कर दिया है, मेल मेंबर को हटा दिया गया है BNSS के अंदर। यानी कि अगर फीमेल भी होगी, एडल्ट है फीमेल, ठीक है, वुमेन है, वो एडल्ट है, तो ऐसे में उसको भी समन की सर्विस कराई जा सकती है। यानी कि उनको भी समन देके सर्विस के अंदर मान लिया जाएगा। जो आपका एडल्ट मेल मेंबर था उसको हटाकर आप क्या ला दिया है, एडल्ट मेंबर। तो देख लेते सेक्शन 66, वुमेन हैव बीन इंक्लूड एज एडल्ट मेंबर ऑफ द फैमिली फॉर द पर्पस ऑफ सर्विस ऑफ समन्स ऑन द बिहाफ ऑफ पर्सन समन। अगर वो पर्सन, पहली तो कंडीशन यही है भाई, जो जिस पर्सन को समन जिसके नाम का उसको जा कर दो। अगर वो नहीं है उसकी फैमिली मेंबर में, CRPC के अकॉर्डिंग ये था कि एडल्ट मेल मेंबर हो तो उसको ही दिया जाएगा, वुमेन को नहीं दे सकता। लेकिन BNSS ने बोला नहीं भाई, डिस्क्रिमिनेट नहीं होगा, मेल मेंबर वाला कॉन्सेप्ट हटाओ, एडल्ट मेंबर करो। अगर फीमेल भी एडल्ट है तो उसको भी सर्विस कराई जा सकती है समन की। 19 पॉइंट क्लियर हो गया। अब आ जाओ पॉइंट नंबर 82 में। देखो भाई, पहले क्या होता था, कोई पर्सन अरेस्ट होता था, इस एक्ट के अंदर ना एक अगर चेंजेस देखोगे, अच्छा खासा चेंज आपको ये भी देखने को मिलेगा कि लोगों को ना, पहले कोई पर्सन अरेस्ट हो गया तो पता ही नहीं लगता था कहाँ से अरेस्ट हो गया, किस पुलिस ऑफिसर ने अरेस्ट करा है भाई। अब कैसे उसका पता लगेगा, तो इसको ढूंढने में लोगों को काफी दिक्कत होती थी। थाने टू थाने चक्कर काटने पड़ते थे, कभी इस थाने जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, फिर आप हैबेस कॉर्पस रिट वगैरह लगाते थे, तब जाके इंफॉर्मेशन मिलती थी। लेकिन BNSS के अंदर ये वाली जो चीज है, इसको काफी हद तक इन्होंने अच्छा कर दिया है। कैसे अच्छा करा है देखते हैं। देखो भाई, BNSS कास्ट अ ड्यूटी ऑन द पुलिस ऑफिसर टू अरेस्ट टू फॉरगिव इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सच अरेस्ट। देखो भाई, कोई भी पुलिस ऑफिसर अगर किसी पर्सन को अरेस्ट करता है तो सेक्शन 82 के तहत उसकी ये ड्यूटी बना दी गई है, जो भी पर्सन अरेस्ट कर रहा है, कि जितनी जल्दी हो सके एक तो वो इंफॉर्मेशन देगा इस अरेस्ट के रिगार्ड में कि भैया हमने इस पर्सन को अरेस्ट कर लिया है, और प्लेस बताएगा कहां से अरेस्ट किया गया है उस पर्सन को। ठीक है, इसकी वो इंफॉर्मेशन देगा। कहां कहां पे इंफॉर्मेशन देगा, एक तो वो पुलिस ऑफिसर को बताएगा, जो भी उसका सीनियर वगैरह होगा, ठीक है, और अदर डिस्ट्रिक्ट में जहां पर वो पर्सन रहता है। एक कंडीशन ये भी है कि मान लीजिए भाई उसका जुरिडिक्शन था दिल्ली, उसने यूपी से उसको अरेस्ट करा है, बट लोकल थाने को कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी, तो ऐसे में उसको फिर लोकल थाने को भी इस बारे में बताना पड़ेगा। कौन सा लोकल, जहां से उस पर्सन को अरेस्ट किया गया है। ये तो है ही है, लेकिन जहां पर वो बंदा रहता है, जहां पर उसका घर है, उस थाने को भी इस बारे में वो बताएगा। अनदर डिस्ट्रिक्ट के थाने को वो इस बारे में बताएगा कि भाई फला बंदा हमने फला जगह से अरेस्ट किया गया है, ताकि उसकी फैमिली को अगर उसके बारे में पता करना है तो वो सीधा अपने थाने जाएंगे, जो भी उनका जुरिडिक्शनल लोकल थाना होगा, वहां से उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और ये इन्फॉर्मेशन देने की टाइम लिमिट कोई नहीं है, लेकिन जितनी जल्दी हो सके, ठीक है, एज सुन एज पॉसिबल आपको डिटेल प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ये ड्यूटी बन गई किस पुलिस ऑफिसर की, जिसने उस पर्सन को अरेस्ट किया है। ये चीज समझ आ गई। सेक्शन 82 जो चेंज आया, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन। सेक्शन 84 क्लोज 4 के अंदर क्या आया है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर के लिए आया है। तो भाई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर किस किस को घोषित किया जा सकता है, अब किस किस को नहीं। देखो भाई, कोई भी पर्सन जिसने 10 साल या फिर 10 साल से ऊपर वाली सजा का कोई भी ऑफेंस करा है, कोई भी ऐसा पर्सन जिसने 10 साल या फिर 10 साल से ज्यादा वाली सजा का ऑफेंस करा है,
उसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित किया जा सकता है। पहले कुछ स्पेसिफिक केसेस के अंदर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित किया जा सकता था, लेकिन अब ये चेंज हो गया है। अब सिंपल रूल आपको याद रखना है, 10 या 10 साल से ज्यादा पनिशमेंट वाला कोई भी उसने ऑफेंस कमिट करा है, चाहे वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट की हो पनिशमेंट उसकी, या फिर डेथ की हो उस ऑफेंस की पनिशमेंट, तो ऐसे में ये राइट दे दिया गया है कोर्ट को कि कोर्ट उसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर सकता है। ये चीज भी क्लियर हो गई। चले आइए पॉइंट नंबर 22 के अंदर। देखो भाई, एक चीज आपने जरूर नोटिस करी होगी, कोर्ट के अंदर कोई भी चीज जब वो पुलिस बोलते कि भाई हम ये चीज जब्त करके लाए हैं, या ये चीजें हमने सीज करी है, ये इससे रिकवर हुई है, तो आमतौर पे एक्यूज बोलता है नहीं जी इन्होंने ये हमसे रिकवर नहीं करी जी, मैं पुलिस ने खुद ही अपनी तरफ से ये बना दिया है। तो इसमें कई बार एक्यूज की सही बात पाई जाती थी, कई बार पुलिस की सही बात पाई जाती थी। तो इस प्रॉब्लम को भी दूर करने के लिए भाई ये मैंडेटरी कर दिया है कि पुलिस जब सर्च और सीजर करेगी, ऐसे में पुलिस को वीडियोग्राफी उसकी करनी पड़ेगी, उस सर्च और सीजर की वीडियोग्राफी करनी पड़ेगी, ताकि कल ये बात कहने को ना रह जाए या डाउट ना रह जाए कि भाई क्या ये इसी के घर से या उसी पर्टिकुलर प्लेस से चीजें रिकवर करी गई है, या पुलिस ने कहीं अपने आप से जोड़ दी। तो इन सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बोल दिया गया कि भैया जब भी आप सर्च और सीजर करने जाओगे तो आपको ऐसे में वहां की वीडियोग्राफी करनी पड़ेगी, और इसी के साथ जो भी आपने चीजें आपको मिली है उनकी आप लिस्ट बनाओगे, और वो सारा आइटम सीज करके और जो विटनेस वहां पर होंगे उनके साइन आप लोगे। ठीक है, विटनेसेस के आप साइन लोगे कि भाई फला फला चीज यहाँ इस एरिया के इस प्लेस से मिली है। और ये वीडियोग्राफी के लिए क्या कैमरामैन साथ ले जाना जरूरी है? ऐसा नहीं है, ये वीडियोग्राफी मोबाइल फोन से भी करी जा सकती है। मोबाइल फोन भी अच्छी क्वालिटी के हैं, मेगापिक्सल वगैरह, तो ये जो वीडियोग्राफी है ये मोबाइल फोन से भी करी जा सकती है, अलाउड है। चलिए पॉइंट नंबर 22 भी आपको क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 23 के अंदर। देखिए, कोई भी ऐसा क्राइम है, ठीक है, जिसके द्वारा कोई भी प्रॉपर्टी ऑब्टेन हुई है, ठीक है, पुलिस उस चीज को अटैच और फॉरफिट कर सकती है, उस प्रॉपर्टी को जो भी किसी क्राइम करके उस चीज को उन्होंने ऑब्टेन करा है, क्राइम कमिट करके कोई भी प्रॉपर्टी उन्होंने ली है, वो कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है। तो जो भी उन्होंने प्रॉपर्टी ऑब्टेन करी है क्राइम की हेल्प से, ठीक है, क्राइम करके, तो वो पुलिस द्वारा अटैच और फॉरफिट हो सकते हैं, लेकिन यहां पर विद द परमिशन ऑफ कोर्ट। सेक्शन 107 ऑफ बीएनएसएस इस बारे में बताता है। ये चीज समझ आ गई। चलिए पॉइंट नंबर 23 क्लियर हो गया, 24 कर लेते हैं अब। हाँ देखो, एक ये वन जो 45 आपका सेक्शन है, ठीक है, ये काफी अच्छी चीज इसके अंदर जोड़ी गई है मेंटेनेंस के रिगार्डिंग में। और ये जो बात करता है, ये मेंटेनेंस यहाँ पर बेटा दे बेटे से क्लेम कर रहे हैं माँ बाप अपने बेटे से। सेक्शन आपको अगर सीआरपीसी में देखा होगा तो सेक्शन 125 है, ठीक है। वहां पर क्या था कि भाई वहां पर ये रूल था कि अगर बेटे से वो लेना है आपको मेंटेनेंस, तो आपको केस फाइल कहाँ करना पड़ेगा? जहां पर बेटा रह रहा है वहां पर केस फाइल करना पड़ता था। लेकिन बीएनएसएस के अंदर इस चीज में चेंज लाते हुए सिंपली ये डाल दिया कि भैया मदर फादर जहां रह रहे हैं वहीं के जुरिडिक्शनल कोर्ट से वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं बीएनएसएस के अंदर, बिना किसी टेंशन के। हालांकि सेक्शन 144 ऑफ बीएनएसएस है जो मेंटेनेंस की बात करता है स्टार्टिंग से, जैसे 125 हम देखते हैं सीआरपीसी में। तो ऐसे ही भाई अगर फादर मदर डिपेंडेंट है अपने बेटे पे, तो वो अगर क्लेम करना चाहेंगे मेंटेनेंस, ठीक है, तो वो केस कहां पर फाइल करेंगे? वो वहां पर केस फाइल कर सकते हैं जहां पर वो रह रहे हैं। पहले उन्हें जहां बेटा रह रहा है वहां करना था, लेकिन अब
इसके अंदर क्योंकि ओल्ड एज होंगे, जाहिर सी बात है उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, आना जाना, खर्चे होने, पैसे। ठीक है, तो इसलिए ये चीज देखते हुए क्लियरली इसमें ला दिया गया कि भैया जहां पर वो रह रहे हैं फादर मदर, वहीं पर ही वो केस डाल देंगे मेंटेनेंस का, अपने बेटे से मेंटेनेंस क्लेम करने के लिए। चलिए ये वाला पॉइंट भी ऑप्सो क्लियर हो गया होगा। अब आ जाइए पॉइंट नंबर 25 जो बात करता है सेक्शन 173 फाइलिंग ऑफ जीरो एफआईआर। तो भाई सेक्शन 173 के अंदर जीरो एफआईआर का भी कॉन्सेप्ट आया है। हालांकि हालांकि मैं आपको बता दूं, आपका जीरो एफआईआर वर्ड नहीं मेंशन है वहां पर। जैसे एफआईआर वर्ड मेंशन नहीं है ना ही सीआरपीसी के अंदर तो ना ही बीएनएसएस के अंदर है, तो ऐसे ही आपको जीरो एफआईआर वर्ड नहीं मिलेगा। लेकिन वहां पर आपको उसकी झलक दिख जाएगी कब, जब एफआईआर की आप डेफिनेशन पढ़ोगे ना सेक्शन 173 में, तो वहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है इररिस्पेक्टिव ऑफ जुरिडिक्शनल एरिया। इररिस्पेक्टिव, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई कोई जुरिडिक्शन में जरूरी नहीं है कि आप एफआईआर कराओ। जीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट ही है, अगर जिस जुरिडिक्शन में ऑफेंस हुआ है, अगर वो जुरिडिक्शनल थाना आपकी एफआईआर नहीं कर रहा या मना कर देता या बोल देता मेरे जुरिडिक्शन में ये मैटर नहीं आता, आप कहीं और चले जाइए, तो ऐसे में आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो भी आपके लिए सुटेबल थाना है पूरे इंडिया में, जो भी आपके लिए सुटेबल थाना है पूरे इंडिया में, वहां आप चले जाइए और बोल दीजिए मेरी जीरो एफआईआर कर दो, मेरी जीरो एफआईआर कर दो। तो वहां पर उस पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी बन जाएगी जो आपकी एफआईआर, जीरो एफआईआर रिकॉर्ड करेगा, कि उसको आपके जुरिडिक्शनल थाने में वो भेजेगा, वो उसकी ड्यूटी बन जाएगी। जीरो एफआईआर इसलिए कहा जाता है इसको क्योंकि एफआईआर का नंबर होता है। अगर आपने चार्जशीट देखी होगी या कॉपी ऑफ एफआईआर देखी होगी, तो हर एफआईआर का अपना एक नंबर होता है। यहां पर अभी थाना डिसाइड नहीं हुआ है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, जीरो एफआईआर। अगर आप सेक्शन 173 के क्लोज 1 के अंदर ही देखोगे ना, तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द एरिया लिखा हुआ है। तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द एरिया कि कहीं पे भी वो ऑफेंस हुआ हो, ठीक है, कोई भी एरिया हो, वो मैटर नहीं करता है। तो कहीं ना कहीं यहां से ये विंडो ओपन कर देता है जीरो एफआईआर के लिए, कि जीरो एफआईआर यहां से आप करवा सकते हो, यहां पर अलाउ कर दिया है। तो इसलिए मैं आपको पहले बता रहा हूँ, जीरो एफआईआर वर्ड आपको 173 के क्लोज 1 के अंदर नहीं मिलेगा, वर्ड नहीं मिलेगा, लेकिन जीरो एफआईआर यहीं पर है। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द एरिया वर्ड को अंडरलाइन कर लो ना, वो कहीं ना कहीं एंट्री करा रहा है आपके जीरो एफआईआर की। ये चीज पॉइंट नंबर 25 समझ आ गया। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, पॉइंट नंबर 26। 26 किसके बारे में बात कर रहा है भाई? देखो 26 बात कर रहा है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। कौन सी इंक्वायरी? प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। सेक्शन 173 क्लोज 3 इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इन द केस पनिशेबल विद 3 ईयर और मोर। देखो भाई, कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन मिली है कि भैया वहां पर ये अपराध हुआ है जिसकी पनिशमेंट 3 साल या 3 साल से ज्यादा की है, लेकिन 7 साल से कम है, 3 साल से ज्यादा की है, 3 साल या फिर 3 साल से ज्यादा की है बट 7 साल से कम की है। ऐसे में अगर पुलिस प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करना चाहे तो कर सकती है, लेकिन उसको ऐसी इंक्वायरी करने के लिए परमिशन चाहिए किस रैंक के ऑफिसर की? डीएसपी रैंक के ऑफिसर की। उससे नीचे रैंक का ऑफिसर ना हो, ऊपर रैंक का भले ही चल जाएगा, डीएसपी रैंक से नीचे का ऑफिसर ना हो, डीएसपी हो या उससे कोई ऊपर रैंक का ऑफिसर अगर परमिशन दे रहा है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने की। किन केसेस में? जिन ऑफेंसेस की पनिशमेंट 3 साल या फिर 3 साल से ज्यादा की हो लेकिन 7 साल से कम की हो, तो ऐसे में परमिशन मिलते ही पुलिस जो है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकते हैं। लेकिन वो इंक्वायरी पुलिस को वो इंक्वायरी कितने दिन में करनी पड़ेगी? पुलिस को वो इंक्वायरी 14 दिन के अंदर कंप्लीट करनी पड़ेगी। ये टाइमलाइन है, ये फिक्स है। यहाँ पर पुलिस
को एक तरीके से बाउंड कर दिया गया है कि 14 दिन के अंदर आपको इंक्वायरी, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी अपनी खत्म करनी पड़ेगी। 3 साल से 3 साल या फिर 3 साल से ऊपर से लेकर 7 साल से कम वाले ऑफेंसेस के केस में। होपफुली आपको ये वाला भी पॉइंट क्लियर हो गया होगा, पॉइंट नंबर 26। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। हाँ जी, बात करते हैं 26 आपका पॉइंट हो गया, आपको समझ आ गया होगा। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, पॉइंट नंबर 27। भाई देखो, पॉइंट नंबर 27 के अंदर क्या बोल रहा है। पहले क्या था, देखो एक जनरल रूल आपको पता है कि भाई आप जैसे थाने गए एफआईआर कराने, पुलिस ने एफआईआर करने से मना कर दिया, आपने बोला भैया ऐसा ऐसा एक कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, मेरी एफआईआर ले लो। पुलिस ने बोला भैया नहीं ले रहे। फिर आपने राइटिंग में बाय पोस्ट एसीपी डीसीपी साहब, कमिश्नर और पुलिस को भेजा, ठीक है। आपने अपनी पूरी बात लिख के उनको एप्लीकेशन भेजी रिटर्न में, बट वहां से भी कोई रिस्पॉन्स आया नहीं, या फिर उन्होंने कुछ करा नहीं। तो ऐसे में क्या है, फिर आपको राइट बन जाता है कि आपको एप्लीकेशन लगानी चाहिए मजिस्ट्रेट साहब के पास, ठीक है। एक ये जनरल प्रोसीजर है, लेकिन आपको रिटर्न में आपको एक एप्लीकेशन कोर्ट में देनी चाहिए। ये सीआरपीसी के अंदर कहीं नहीं लिखा हुआ था, ठीक है। प्रोसीजर यही था, लेकिन स्पेसिफिकली कहीं मेंशन नहीं था। लेकिन बीएनएसएस के अंदर सेक्शन 173 के क्लोज 4 में स्पेसिफिक मेंशन करता है कि आपको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी मजिस्ट्रेट साहब को। जो भी आपका जुरिडिक्शनल एरिया, उन मजिस्ट्रेट साहब को आपको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, जो भी आपके साथ अपराध हुआ है, जिसको 156(3) या 200 की भी हम कह देते हैं। तो इसको आपको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। ये जो स्पेसिफिक वर्ड है, ये मेंशन किया गया किसके अंदर, सेक्शन 173 क्लोज 4 ऑफ बीएनएसएस। सीआरपीसी के अंदर आपको देखने को ये नहीं मिलेगा, ये वर्ड पर्टिकुलर जो मेंशन हुआ है, इंट्रोड्यूस किया गया है कब, इन द इवेंट ऑफ एफआईआर इज नॉट रजिस्टर्ड इवन आफ्टर इंटरवेंशन ऑफ द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। पुलिस वगैरह को भी आपने भाई सारी डिटेल वगैरह दी, एसपी, टीएसपी, एसीपी, डीसीपी, कमिश्नर ऑफ पुलिस, बट वहां से उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया या उन्होंने मना कर दिया है कोई भी एक्शन लेने से। तो ऐसे में यू हैव अ राइट टू अप्रोच योर जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब कोर्ट एंड देन मेकिंग एन एप्लीकेशन। आप एप्लीकेशन लगाइए वहां पर, फिर वो उनको लगेगा सुटेबल तो वो इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर दे देंगे। ये पॉइंट समझ आ गया आपको 27। चलिए अब आते 28 पॉइंट पे। 28 पॉइंट क्या कहता है, देखो अगर हम सीआरपीसी के अंदर देखें तो वहां पर यह था कि भाई कोई अगर नॉन कॉग्निजेबल मैटर की इंफॉर्मेशन है, तो ऐसे में क्या है, कंप्लेनेंट को बोला गया कि भैया, पुलिस द्वारा ये बोला गया कि भाई कंप्लेनेंट को मजिस्ट्रेट साहब के पास फिर वो भेज देगा। जो भी उन्होंने बात कही उसको रिकॉर्ड करके कंप्लेनेंट को बोल देगा कि आप जाइए अपने जुरिडिक्शनल मजिस्ट्रेट साहब से जाके मिल लीजिए, उनको इस बारे में बता दीजिए। ये तो था सीआरपीसी के अंदर। लेकिन बीएनएसएस के अंदर एक चीज और मेंशन हो गई है, क्या हो गई है, उसी के साथ डेली डायरी रिपोर्ट जो है इन केसेस की मजिस्ट्रेट साहब को उसको देनी पड़ेगी, चाहे वो वीकली दे, चाहे वो हफ्ते में, 2 हफ्ते में एक बार दे, ठीक है। यहां पर बोल दिया गया है कि आप उसको कंप्लेनेंट को तो भेज ही रहे हो मजिस्ट्रेट साहब के पास, लेकिन ऐसे जितने भी केसेस आपके पास आ रहे हैं उनकी डेली डायरी की रिपोर्ट, ऐसे केसेस की आपको मजिस्ट्रेट साहब को देनी पड़ेगी, ठीक है। ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया, सेक्शन 174 का पॉइंट नंबर 28। चलिए अब आते हैं पॉइंट नंबर 29 पे। देखो भाई, आपने देखा होगा कुछ केसेस इतने ज्यादा हीनियस हो जाते हैं, और कुछ मतलब इतना ज्यादा उनकी पब्लिकली केसेस को उछाल दिया जाता है, मतलब कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यार इस पर्टिकुलर बंदे को तो एक्यूज को फांसी पे चढ़ा दो, या फिर ऐसा लगता है यार ये क्या ही केस हो गया, इतना हाईलाइट हो गया ये, इसको कौन अब देखेगा कौन नहीं देखेगा। पुलिस ऑफिसर्स पे काफी ज्यादा प्रेशर आ जाता है। एसआई रैंक के स्पेशली तौर पे देखा जाए, एसआई रैंक के ही पुलिस ऑफिसर जो है वो आईओ बनते हैं। आईओ मतलब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर किसी भी केस के
अंदर। लेकिन बीएनएसएस के अंदर एक चेंज ये लाया गया है कि भैया अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो सके, किसी को भी कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। तो फेयर इन्वेस्टिगेशन को देखते हुए वहां पर यह बोल दिया कि अगर कोई भी केस ऐसा होगा जिसकी नेचर और ग्रेविटी जो है काफी ज्यादा सीरियस है, ठीक है, ऐसे में एसपी अलाउ द एसपी टू डिप्यूट डीएसपी रैंक ऑफिसर टू कंडक्ट द इन्वेस्टिगेशन। डीएसपी रैंक के ऑफिसर्स तक को ये इन्वेस्टिगेशन पे कंडक्ट किया जा सकता है। सीधा बोल दिया जाएगा डीएसपी रैंक के ऑफिसर को कि भाई साहब आप अब इस केस की इन्वेस्टिगेशन करोगे। एसपी साहब को ये पावर मिल गई है। इससे क्या होगा, कोई दबाव नहीं होगा, क्योंकि अच्छी खासी रैंक है डीएसपी रैंक जो होती है। तो जो डीएसपी साहब है उनको इन्वेस्टिगेशन करने में किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, और जो इन्वेस्टिगेशन है वो एक फेयर इन्वेस्टिगेशन होगी बिना किसी दबाव के। तो पॉइंट नंबर 29 पे आपको क्लियर हो गया होगा। सेक्शन 175 क्लोज 1 इस बारे में बात आपकी करता है। चलिए पॉइंट नंबर 30 पे आते हैं। देखो भाई, अगर किसी विक्टिम की कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो रही है, अगर किसी विक्टिम की स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो रही है, और विक्टिम जो है वो स्पेशली है किस ऑफेंस का विक्टिम, रेप का, तो ऐसे में उसकी जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगी वो ऑडियो वीडियो मीन्स के द्वारा रिकॉर्ड होगी। ऑडियो वीडियो मीन्स के द्वारा ऐसी विक्टिम की स्टेटमेंट होगी। सेक्शन 173 क्लोज 1 के अंदर ये बात मेंशन कर दी गई है। ये क्यों करी गई है, ताकि विक्टिम को प्रॉपरली प्रोटेक्शन मिला जाए और ट्रांसपेरेंसी इन्वेस्टिगेशन के अंदर आए कि विक्टिम ने क्या क्या बातें अपनी बोली थी, कही थी। ऑडियो वीडियो मीन्स के द्वारा रिकॉर्ड करी जाएगी विक्टिम की स्टेटमेंट। पॉइंट नंबर 30 भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो भाई, 31 जो पॉइंट है इसके अंदर फोरेंसिक टीम का जिक्र किया गया है, फोरेंसिक एक्सपर्ट्स का। देखो भाई, पहली चीज क्या है, हर स्टेट के अंदर अपनी फोरेंसिक लैब जरूर होगी। अभी नहीं, लेकिन गवर्नमेंट ने इसके ऊपर काम शुरू कर दिया है। इवन बीएनएसएस के अंदर भी हमें इसके बारे में देखने को मिलेगा। अभी क्या होता है, अभी आपने अगर प्रैक्टिस में होंगे आप, स्पेशली क्रिमिनल की, तो आपने कई बार देखा होगा एफएसएल रिपोर्ट आने में बड़ी ज्यादा दिक्कत आती है, बहुत टाइम लगता है एफएसएल रिपोर्ट आने में, ठीक है। कई डेटे तो एफएसएल रिपोर्ट आने में ही लग जाती है कि भैया एफएसएल रिपोर्ट आई नहीं आई, अरे आई अभी नहीं आई। ये हाल है दिल्ली में। सोचिए और सिटीज में और स्टेट के अंदर कैसा हाल होगा, जहां पर, क्योंकि लैब की कमी बहुत है, फोरेंसिक लैब इतनी नहीं है। लेकिन हाँ, बीएनएसएस के अंदर ही आपको देखने को मिल जाएगी कि भाई जितनी जल्दी हो सके, 5 ईयर का टाइम पीरियड है फोरेंसिक, ठीक है, लैब ताकि बन जाए, जिससे क्या है कोई भी सैंपल लिए जाए और उनके फटाफट से रिपोर्ट तैयार होके कोर्ट के अंदर सबमिट हो जाए। इसमें कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड था। एक तो बात ये रही, दूसरी बात क्या रही भाई, कोई भी अगर ऐसा ऑफेंस होता है जिसकी सजा, कोई भी ऐसा अगर ऑफेंस हो रहा है जिसकी सजा 7 साल या फिर 7 साल से ज्यादा की है, वहां पर फोरेंसिक टीम जाके जो भी एविडेंसेस है, फोरेंसिक एविडेंसेस है, वो जाके कलेक्ट करेगी। ये मैंडेटरी प्रोविजन कर दिया गया है फोरेंसिक टीम के लिए। फोरेंसिक एक्सपर्ट की जो टीम है उनके लिए ये मैंडेटरी कर दिया है। कहीं पर किसी भी प्लेस पर कोई अपराध हुआ है जिसकी सजा 7 साल या फिर 7 साल से ज्यादा की है, तो वहां पर फोरेंसिक एक्सपर्ट की टीम जाएगी और जो भी एविडेंसेस है वो सारे एविडेंस जाके कलेक्ट करेगी। ये मैंडेटरी है। पहली चीज तो ये है, ठीक है। अगर 1% मान लीजिए फोरेंसिक फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है उस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर, तो वहां पर फिर वो लैब बनाई जाएगी और प्रॉपर टीम जो जाके वहां से कलेक्ट करेगी। ये 5 ईयर के अंदर ये वाला काम हो जाएगा, ठीक है। द स्टेट एज अर्ली एज पॉसिबल बट नॉट लेटर देन 5 ईयर मेक फोरेंसिक
evidence collection in such cases. Compulsory also where a forensic facility is not available for the time being. It has been provided that state government may notify the use of such facility in another state. अगर 1% मान लीजिए अभी किसी स्टेट के अंदर नहीं है लैब, वहां पर नहीं है वो टीम जो ये काम करेगी, ठीक है, किसी भी रीजन से, तो ऐसे में अदर स्टेट की अगर हेल्प लेना चाहे तो हेल्प आप ले सकते हो, क्योंकि काफी ज्यादा जरूरी है किसी इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से फॉरेंसिक एविडेंस जो होते हैं उनकी जो रिपोर्ट आती है, तो इस पर काम होना काफी ज्यादा जरूरी है। तो इसीलिए एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड सेट करके बता दिया गया है कि भैया इतने टाइम में आपको वो अपने स्टेट के अंदर डेवलप करनी पड़ेगी। और उसके साथ ही अगर अभी आपकी स्टेट के अंदर अगर वो फैसिलिटी नहीं है बट आपके किसी भी अदर स्टेट के पास वो फैसिलिटी है, पड़ोसी स्टेट के पास, तो आप उससे वो हेल्प ले सकते हो, वहां से अपनी फोरेंसिक वगैरह जांचें वगैरह जो करानी है आप करवा सकते हो। पॉइंट नंबर आपका 31 क्लियर हो गया। पॉइंट नंबर 32 में आते हैं। देखो भाई यहां पर एग्जम्पशन दिया है सेक्शन 179 के अंदर। एग्जम्पशन कैसा कि भाई कोई वुमेन है या पर्सन है 60 साल का, कोई भी वुमेन किसी भी एज की, पर्सन है 60 साल का, या कोई पर्सन है जिसको एक्यूट इलनेस है, इन तीनों को इन तीनों को कोर्ट थाने जाने से एग्जम्पशन दिया गया है, थाने जाने से एग्जम्प्टेड कर दिया गया है, ठीक है, सेक्शन 179 ऑफ बीएनएसएस के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर ये लोग खुद जाना चाहें तो थाने जा सकते हैं, कोई इनको रोकने की मनाही नहीं है, लेकिन इनको एग्जम्पशन दिया गया है कहां से, बीएनएसएस और बीएनएसएस के सेक्शन 179 की तरफ से। पॉइंट नंबर 32 भी क्लियर हो गया। चलिए अब आते हैं पॉइंट नंबर 33 के अंदर। रेप विक्टिम को लेकर चेंजेस इसके अंदर बताए गए हैं। क्या बताए गए हैं, देखो भाई सेक्शन 183 के क्लोज 6 के सब क्लोज ए के अंदर ये बताया गया है, जो भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड होते हैं जिसको हम आमतौर पे सीआरपीसी के अकॉर्डिंग आपका 164 के बयान जो कहते हैं, जो मजिस्ट्रेट्स आपके सामने होते हैं, ठीक है, जो मजिस्ट्रेट्स आपके अंडर में होते हैं, वो स्टेटमेंट जो है सबसे पहले रिकॉर्ड करी जाएगी लेडी जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा, ठीक है, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब होंगे वो एक लेडी होगी, फीमेल। पहली कंडीशन तो ये आ गई। अगर मान लीजिए वहां पर लेडी जुडिशियल मजिस्ट्रेट अवेलेबल नहीं है तो ऐसे में मेल जुडिशियल मजिस्ट्रेट तो कर सकता है, लेकिन प्रेजेंस ऑफ वुमेन कोई होनी जरूरी है उस रेप विक्टिम के साथ में, तभी आप स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकते हो, वरना आप स्टेटमेंट नहीं रिकॉर्ड कर पाओगे। पहली प्रेफरेंस लेडी जुडिशियल मजिस्ट्रेट होनी चाहिए। बाय चांस अगर लेडी जुडिशियल मजिस्ट्रेट नहीं है तो ऐसे में फिर कोई भी मेल जुडिशियल मजिस्ट्रेट चल जाएगा, लेकिन उनके साथ वुमेन जरूर होनी चाहिए जब वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो रही हो तब, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर आ गई। तो ये मेजर मेजर चेंजेस है जो सीआरपीसी से हमको बीएनएसएस के अंदर देखने को मिले हैं, जो बीएनएसएस के अंदर आए हैं। तो होपफुली आपको ये वाली सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर फिर भी किसी को कोई चीज समझ नहीं आ रही, किसी सेक्शन में या कहीं पर कोई भी दिक्कत आ रही है, तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो ना, मैं टाइमली उसका रिप्लाई कर दूंगा। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मजे में रहिए, खुश रहिए, माँ बाप को प्यार कीजिए, डिप्रेशन वगैरह से दूर रहिए, प्रिपरेशन करते रहिए। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।